हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 4। हमारा जो चैप्टर 4 है वो क्या है? धातु और अधातु। अब हम देखेंगे पदार्थ में धातु और अधातु क्या होती है। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित है। कुछ पदार्थ सारणी में दिए गए हैं। हमने देखा था कि लोहा क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है और तांबा वगैरह हम क्या कोई से भी पदार्थ देख सकते हैं। पदार्थों की दिखावट और कठोरता। वस्तु पदार्थ दिखावट चमकदार और कठोर, बहुत कठोर। आयरन, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर या तांबा। हम ऐसे पदार्थों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? जैसे कि हम देखते हैं जब कोई लोहे की वस्तुओं को हम पीटते हैं तो क्या वैसे ही हम कोयले को भी पीटने में कोई परिवर्तन की हम अपेक्षा कर सकते हैं? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप 4.1 करके देखते हैं। एक लोहे की कील, एक लोहे कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार का एक टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में स्वयं को चोट ना पहुंचा ले। हथौड़े से लोहे की कील को पीटना यहाँ पर हमको दिखाया गया है। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षणों को यहाँ पर सारणी में रिकॉर्ड कीजिए। लोहे की कील आकार में परिवर्तन हुआ, चपटा हो गई, टुकड़े हो गए। कोयले का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का तार, पेंसिल की लेड, यहाँ पर हम इनके बारे में बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी कील और एल्यूमिनियम को तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तन हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम पन्नी, पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी आवश्यक परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हथवा आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपके एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है और क्यों होता है? अब हमें क्रियाकलाप 4.2 करके देखते हैं। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, आपने इसको कक्षा 6 में देखा था। यह हमारा क्या है, यहाँ पर विद्युत परिपथ है। अब हम देखते हैं आगे में विभिन्न वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी प्रक्रिया को सारणी में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। लोहे की छड़, कील, गंधक, कोयला, तांबे की तार, इनको हमें बताना है सुचालक होते हैं, कुचालक। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कैसा है, कुचालक है। हम देखते हैं यहाँ पर आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं देखी होगी। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो आप इसको करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनि में कोई अंतर पाते हैं? आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से
टकराया जाता है तो एक निषाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित, दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। जैसे जो धातु होती है वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तनय, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ दिन में सामान्यतः ये गुण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नर्म तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होती और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे अधातु के उदाहरण हैं। सोडियम, पोटेशियम नर्म होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। तो हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 4.3 करके देखते हैं। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और इसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। क्या आप देखते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जंग की प्रकृति का परीक्षण है। ये क्या हमारी यहाँ पर जंग लगी वस्तु है, ये लाल लिटमस पत्र है और जंग का निलंबन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। अब हम देखते हैं क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतहों पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया में निम्नलिखित है 2Cu प्लस H2O CO2 प्लस O2 CuOH2 प्लस CuCO3 नम वायु के साथ यह अभिक्रिया करता है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्वहन चम्मच में लीजिए, उसे गर्म करिए। यदि उद्वहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी की भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सल्फर चूर्ण का दहन, काम चलाओ उद्वहन चम्मच, और हम यहाँ पर देखते हैं लिटमस पत्रों द्वारा इस विलयन का परीक्षण कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं, हमको ये सारणी दी गई है, इसमें हमको अम्लों और क्षारों धातु और अधातु के बारे में बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये धातु है, कैल्शियस
अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल और अधातुएं सल्फर। तो हम यहाँ पर और भी धातुओं के नाम नोट कर सकते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 + H2O, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7वीं में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जानी चाहिए। सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। एक 250 ml का बीकर कांच का ग्लास लीजिए। इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारकी? जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम जल से अभिक्रिया कैसे करता है। अब हम देखते हैं, आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसे नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अब हम देखते हैं अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखते हैं धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.6 सावधानी परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग कीजिए और यहाँ पर हम इस सूची में हम धातु और अधातु को रखेंगे। नमूने के पृथक परख नलियों में लीजिए। उन्हें A, B, C, D, E और F में चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म कीजिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को यहाँ पर सारणी में लिखिए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्य अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं धातु और अधातु अम्लों से अभिक्रिया। हम देखते हैं धातु और अधातु। मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम पन्नी, आयरन छीलन, कॉपर छिला हुआ लचीला तार, लकड़ी का कोयला चूर्ण और हमारा सल्फर चूर्ण। यहाँ पर हम इनके बारे में बता सकते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया सामान्य ताप पर गर्म करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया सामान्य ताप पर और गर्म करने पर। तो हम इसको यहाँ पर सारणी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। क्षारों से अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि क्षारों से अभिक्रिया कैसे होती है। क्रियाकलाप 4.7 शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियों को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़े। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3 से 4 टिकियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से परीक्षण कीजिए।
पोप ध्वनि का क्या दर्शाती है? पहले की तरह पोप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7वीं में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 4.8। हम देखेंगे यहाँ पर 100 मिली के 5 बीकर लीजिए और इन्हें ABCDE में चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र ए में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ABCD हमने 5 बीकर लिए। इसमें क्या लिया? फर्स्ट वाले हमने बीकर में लिया है। बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा ZN। बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहे की कील Fe। बीकर सी में लिया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की छीलन Cu। फिर हमने लिया है बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छीलन Cu। बीकर ई में लिया है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस लोहे की कील Fe। ये हमको यहाँ पर दिखाया गया है। लोहे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए तथा बी में विस्थापन अभिक्रिया हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बीकरों को बिना छोड़े कुछ समय तक रखा रहने दें। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि धातु और दूसरे धातु का उसके यौगिक जलीय विलयन में विस्थापन करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट AgSO4 प्लस जिंक Zn नीला हो जाता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट जिंक को प्रस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चय नियमों का पालन करता है। और जहां नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु का विस्थापन कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? धातु और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे हमें सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अपने अनुभव से धातु और अधातु के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है, मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? अब हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कक्षा 7वीं में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। जब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म अथवा विद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है।
सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्वों के एक नमूने एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के साथ समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। अधातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व अधातु है और उपधातु है। उपधातु धातु और धातु दोनों के गुण रखते हैं। जो हमारी उपधातु होती है वो क्या करती है, धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। परमाणु, चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता, तत्व, कठोरता, आघात वर्धनीयता, धातु, उपधातु, अधातु और ध्वनिक। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु आघात वर्धनी और तन्य होते हैं, तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन व्यापक उपयोग होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको कुछ प्रमुख यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।